हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और इसमें ज्यामिति यानी ज्योमेट्री चैप्टर को जो हम सीख रहे हैं उस क्रम में आज हम त्रिभुजों से संबंधित बातों को सीखेंगे और बेसिक्स को जानेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी करेंगे। जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक देखिए यूपी टेट 2016 में पूछा गया है और आपके सामने लिखा है, ये आप देखते ही सॉल्व कर देंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अलग अलग टाइप से इनकी अप्रोचेज होती हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिलहाल ढंग से एक एक पॉइंट आपको अगर अच्छे से क्लियर है, चीज़ों के बारे में आपने अच्छे से विस्तृत जानकारी ली है, तो कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट पर भी प्रश्न आ जाता है। कई बार प्रश्न माध्यिकाओं से संबंधित आ जाते हैं, कई बार केंद्रक क्या होता है, या कई बार आपके कोणार्धक क्या होते हैं, लंबार्धक क्या होते हैं, अंतः केंद्र और परिकेंद्र क्या होता है, तो उनसे बेसिक थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से समझें और उसकी जो विशेष बातें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो गुण हैं, उनको जरूर समझें। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, अच्छे से फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए लगातार। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, इसमें अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम देखेंगे कि ये त्रिभुज के कुछ प्रकार हैं जिनको अच्छे से समझा जाएगा। जैसे पहला आप देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज। तो ज्यामिति के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसमें जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे वो हम देखेंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज को ज्यामिति के अंतर्गत हम क्या क्या बातें ध्यान रखें। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। समबाहु, जैसा कि नाम से ही पता है कि जिसकी बाहु समान हो यानी भुजाएं समान हो, यानी ये तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। और त्रिभुज तो आप सभी जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, सामान्य रूप से जिसके तीन कोण होते हैं। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें ABC एक त्रिभुज है, तो इसका कोण A, कोण B और कोण C, इनको तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। सारी बेसिक बातें आपको पहले से मालूम है। तो समबाहु त्रिभुज में खास बात आप देख रहे हैं कि अगर ये एक समबाहु त्रिभुज जो सामने बना हुआ है, अगर इसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे तो इसमें क्या कहेंगे कि इसकी भुजा जो AB है वो बराबर होगा भुजा BC के, बराबर होगा भुजा CA के। मतलब इनकी तीनों भुजाएं बराबर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होंगी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, समबाहु, ठीक है, समान बाहु वाला यानी समान भुजाओं वाला। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और तीनों कोण भी, इसकी विशेषता ये, तीनों भुजाएं भी बराबर होते हैं और तीनों कोण भी समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण यानी एंगल्स भी समान होते हैं, तीनों कोण भी समान होते हैं। अब तीनों कोण समान होते हैं और तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और इसमें हर एक कोण यानी प्रत्येक कोण इस समबाहु त्रिभुज का क्या होगा? 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी अगर ये कोण 60 डिग्री का है, ये वाला भी 60 डिग्री का होगा और ये वाला भी 60 ही 60। देखिए 60 60 120 60 180 हो भी रहा है। योगफल 180 होगा हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का, उनके मान कुछ भी हो। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर, तीनों कोण 60 60 डिग्री के होंगे। ये सब बेसिक बातें आप जानते हैं बहुत अच्छे से, तो इनको आप समझ लीजिएगा, ढंग से याद रखिएगा। अगला टाइप है समद्विबाहु। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं, द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, जिसकी दो भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, जैसे मान लीजिए ये दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। ये मैं अगर नाम करूं ABC, तो आप यहां देखेंगे क्या बराबर है? AB भुजा बराबर है AC भुजा के। नाम कुछ भी हो, बस कोई भी दो भुजाएं बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी विशेषता एक ये भी होती है कि जो समान भुजाएं होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की जो समान भुजाएं होती हैं, इनके जो विपरीत कोण बन रहे हैं, विपरीत मतलब जैसे यहाँ जो बन रहा है कोण और इन्हीं दो भुजाओं के किनारे यहाँ बन रहा है, ठीक, ये दो कोण भी बराबर होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C, यहाँ के हिसाब से
कोण बी बराबर कोण सी। अगर सपोज ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा अपने आप, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। एंगल्स आर इक्वल अपोजिट टू द इक्वल साइड, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किस ट्रायंगल में, किस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक, तो ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान रखना है। ज्योमेट्री के दृष्टिकोण से, ज्यामिति के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें आपको ये भी मालूम है कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब ये दो कोण अगर आपके 50 और 50 हो गए तो आप कोण ए बता सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है तीनों कोणों को मिला करके 180 होगा, तो 50 50 100 हो गया, तो ये 80। तो इसमें आप चाहे वैल्यू रख के करें या डायरेक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली समझा जा सकता है कि अगर दो कोण इक्वल वाले पता है या फिर एक ये पता है तो इक्वल वाले भी निकाल सकते हैं। जैसे कभी कोई छोटे प्रश्न बन जाते हैं अक्सर कि मान लीजिए यहाँ वाला आपको बता दिया कि भाई ये वाला 70 डिग्री है, तो जरा ये वाले कोण बताइए। तो अब आपको मालूम है, और ये भुजा बराबर भी है समद्विबाहु त्रिभुज की, तो आपको मालूम ये 70 है। अब ये दोनों जो भी होंगे वो बराबर ही होंगे। तो आप सॉल्व करें या डायरेक्ट ऐसे ओरल कर ले, भाई 70 के बाद कितना बचा, 110, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। 70 निकल गया 180 में से, तो 110 बचा। 110 का आधा 55, 55 ये, 55 ये। अब देखिए 55 और 55 110 और 70 180। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आप सब कर भी लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और इसके बारे में इतनी बातें आपको मालूम ही होनी चाहिए। और इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले टाइप पर, जो कि है विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु हो गया, अब आ गया विषम बाहु। देखिए विषम नाम ही है, जो अलग अलग हो। विषम यानी असमान हो, समान ना हो, उसको विषम कहते हैं। तो विषम बाहु मतलब असमान भुजा वाला, यानी कि जो भुजाएं बराबर ना हो, जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, ऐसा त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अब विषम बाहु त्रिभुज जो आपके सामने लिखा गया, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल। अब ये जो त्रिभुज होते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि ये इनकी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो आकृति मैंने बताई, इसमें अगर त्रिभुज ABC नाम दिया जाए और ये एक विषम बाहु त्रिभुज होगा, तो इसका जो AB होगा वह बराबर नहीं होगा BC के, और ये भी बराबर नहीं होगा CA के। तीनों भुजाएं असमान होंगी, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। सामान्य सी बात है कि इसमें भुजाएं, कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं होगी। जैसे मैं कहूँ ये वाला 5 सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे ये वाला 6 सेंटीमीटर है, ये वाला 4 सेंटीमीटर है। तो अब अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से तीनों अलग अलग माप हैं, तो तीनों असमान हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, और असमान भुजाओं वाले हैं, तो इसलिए विषम बाहु त्रिभुज होगा। और इसमें कोई भी कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। जो तीनों कोण होंगे, तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। तीनों कोण भी अलग अलग माप के होंगे, अलग अलग माप के होंगे। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, और पता होते हैं जनरली, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो डिटेल में एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर कैसा भी प्रश्न बन सकता है। इजी भी बन सकता है, मॉडरेट लेवल का भी बन सकता है, थोड़ा सा हाई लेवल का भी बन सकता है। बनते हैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये बिल्कुल ना सोचें कि सब कुछ टफ बनता है, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ें भी रखी जाती है। 30 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा इनका लेवल ऊपर है। बाकी सारे क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, मीडियम लेवल के होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या है? अब देखिए यहां पर आपने भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार को समझा। ये जो आप देख रहे थे 3 प्रकार, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु, ये भुजाओं के आधार पर था कि जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं समबाहु, जिनकी 2 भुजाएं बराबर हैं वो समद्विबाहु, और जिनकी कोई भुजा बराबर ना हो वो विषम बाहु। अब आप आएंगे कोण के आधार पर त्रिभुज, है ना। 3 कोण है, और अब देखिए इसमें त्रिभुज में कोण के आधार पर, जैसा कि पहला बोला गया, न्यून कोण त्रिभुज, और न्यून कोण को एक्यूट एंगल कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम ये हो जाएगा। अब आप देखिए न्यून कोण त्रिभुज, इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 90 से कम। देखिए ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। तो अगर मान लीजिए ऐसा हम रख दें, जैसे ये 50 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो
ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। आप देख रहे हैं इनका योगफल भी 180 है। देखिए इन कोणों का योगफल, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 ही होगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ 50 और 70 120 और 60 180, तीनों का कोण 180 हो भी रहा है, तीनों कोणों का योगफल। और तीनों के तीनों कोण न्यून कोण है। यहाँ पर न्यून कोण का मतलब, न्यून कोण कहाँ से कहाँ होते हैं? 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। 0 से 90 डिग्री के बीच में न्यून कोण कहलाते हैं, यानी एक्यूट एंगल। और सभी आपको इसी रेंज में दिख रहे हैं। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण यानी तीनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो, वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगला पार्ट आपका आ गया समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, तो इसका नाम हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, इसको समझेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। यहां पर एक कोण, मान लीजिए हमने ABC त्रिभुज का नाम दिया, तो B पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है। ये लंब रेखा आप देख रहे हैं, यहां पर कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसका कहीं भी एक कोण 90 डिग्री हो, जैसे मैं यहां नाम दे दूं PQR, कुछ भी लिया जाए, तो ये वाला कोण देख रहे हैं 90 डिग्री। ऐसे त्रिभुज जिनका एक कोण, या ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होगा, वो कोण समकोण त्रिभुज कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस प्रमेय भी जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सब जानते हैं। अभी आगे हम डिटेल में इसको पाइथागोरस को भी सीखेंगे। अभी हम केवल सामान्य परिचय ज्यामिति के आधार पर देखेंगे। और समकोण त्रिभुज में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा है इसको कर्ण कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। और जो ये बेस आधार है नीचे आप देख रहे हैं, इसको आधार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बेस कहा जाता है। और ये एक रेखा जिसको लंब रेखा कहते हैं, लंब जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। ये सब बातें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए बेसिक्स में इतना ही, ठीक है। बाकी सारी डिटेल आप मैक्सिमम जानते हैं। देखिए 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स आपको NCERT की भी आनी चाहिए और SCERT की भी आनी चाहिए, ध्यान रखिए। यानी स्पेशली यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स, सभी लोगों को विशेष रूप से SCERT 6 क्लास की, 7 क्लास की और 8 क्लास की हिंदी मीडियम की यूपी बोर्ड की जो आपकी बुक आती है मैथमेटिक्स की, उसको पूरा सॉल्व करें। NCERT को सॉल्व करें। पूरा सॉल्व करने का मतलब यह है कि वो चैप्टर्स जरूर सॉल्व करें जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। यानी जो आपको पढ़ना होता है, जिस पर आधारित प्रश्न आप में पिछले वर्षों में पूछे जाते रहे हैं, उनको भी सॉल्व करते रहें। और साथ ही साथ आप यहाँ पर अप्रोचेस सीखें, जो मैं आपको तरीके सिखाता हूँ उनको भी देखिए, उनसे आप जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। मगर आपको फाइनली उसको सीखना ही होगा, क्योंकि आगे चल के आपको टीचिंग करनी है, टीचर बनना है, तो आपको वो भी आना चाहिए अल्टीमेटली, ताकि आप अच्छी शिक्षा दे सके। भाई आप 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको 8th स्टैंडर्ड तक का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जिनको 8th स्टैंडर्ड पढ़ाना है, 8वीं क्लास तक पढ़ाना है, उनको हाई स्कूल स्तर तक का ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो सबको सामान्य रूप में हाई स्कूल स्तर का ज्ञान होना ही चाहिए। अगर आप टीचर अध्यापक बनने जा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो आप लोगों को हाई स्कूल स्तर तक का ज्ञान होना ही चाहिए, स्पेशली मैथ और इंग्लिश ऐसे विषयों में। तो आप ढंग से सीखिए, ठीक है। सीखने में बिल्कुल भी पीछे मत हटिए, हमेशा सीखते रहिए। सीखने की प्रोसेस हमेशा लाइफ में चलती है, ठीक है। और उसको वही पर्सन अच्छा कर सकता है लाइफ में कुछ, जो हमेशा सीखता रहे। केवल कुछ समय के लिए, चंद मिनटों के लिए, कुछ दिनों के लिए आकर के कार्य करने वाले लोग बेकार होते हैं, वो कोई फायदा नहीं निकलता। आप 4 दिन जगते हैं परीक्षा के समय, फिर आप बेहतर रिजल्ट की कामना करते हैं, तो वो चीज़ हो नहीं पाती है, फिर बहुत गड़बड़ होता है। हमेशा पढ़ाई ऑल टाइम होनी चाहिए, ये एक अनवरत प्रक्रिया होनी चाहिए, आपकी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपको ध्यान रखना है और सीखना है। जो लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, वो सक्सेस जरूर होंगे। जो लोग कुछ दिनों के लिए आएंगे वो सक्सेस पा भी सकते हैं, लेकिन उनकी सक्सेस का कोई महत्व उतना नहीं रह जाएगा, वो व्यर्थ रहेगा, कहीं ना कहीं वो परेशान होंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान रखें, समझदार बने। अब अगला है अधिक कोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, अगला पॉइंट आया अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, तो अब ये अधिक कोण त्रिभुज क्या है? देखिए अधिक कोण त्रिभुज का मतलब, अधिक कोण को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, तो हम नाम भी उसी के ऊपर दे देंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल।
ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक कोण क्या होगा, ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण होगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए इस टाइप का कोई त्रिभुज हमने बनाया, ये देखिए ए बी सी, यहाँ का जो कोण बन रहा है, सपोज मान लीजिए ये वाला 120 डिग्री बन गया, तो अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण हमेशा 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के मध्य के कोण को अधिक कोण कहते हैं। इनके मध्य में अगर आ रहा है तो देखिए 120 इन्हीं के बीच में आएगा, इसलिए ये अधिक कोण है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, बाकी दोनों क्या हो उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन कोई एक कोण अधिक कोण हो गया तो ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। देखिए 120 हो गया और तीनों का योगफल आपका होना चाहिए 180। मैं मानता हूँ ये 120 हो गया, ये वाला आपका 40 हो गया, तो आप देख रहे हैं 60 हो गया, तो ये वाला 20 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब आप देखिए तीनों कोणों का योगफल 180 भी हो रहा है, और इस समय जो त्रिभुज आपके सामने उसमें एक कोण, क्योंकि एक कोण इसका अधिक कोण दिख रहा है 120, इसीलिए ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाएगा, ये एक अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये कोणों के आधार पर तीनों प्रकार से आप लोगों ने इनको सीख लिया, समझ लिया कि न्यून कोण त्रिभुज क्या है, सम कोण त्रिभुज क्या है और अधिक कोण त्रिभुज क्या है। इन पर आधारित प्रश्न कभी भी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। तो ये ज्यामिति के दृष्टिकोण से बताया जा रहा है, इसलिए कभी आपने देखा कि समबाहु त्रिभुज वगैरह में मैंने क्षेत्रफल परिमाप इनकी चर्चा नहीं की है, जो कि आप लोगों को वैसे भी पढ़ा रखा है, और वो चीज़ें ज्यामिति के अंतर्गत हमें नहीं सीखनी होती हैं। ज्यामिति के अंतर्गत ज्योमेट्री में उनकी संरचना पर बात करनी होगी, और उनकी संरचना, उनके कोण और भुजाओं पर ही चर्चा करनी होगी, उन्हीं से संबंधित प्रश्नों पर कार्य करना होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्षेत्रफल परिमाप आदि ये सब मेंसुरेशन में मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग देख सकते हैं, सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स ही आपको पढ़ाया जा चुका है, जो कि टेट, सीटेट, सुपर टेट तीनों के लिए आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, और तीनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया गया। उसमें बीच बीच में टेट, यूपी टेट के और सुपर टेट के, सी टेट के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, उनको पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी कराया गया है। आप लोग उन क्लासेस को बहुत अच्छे से देखिए, प्लेलिस्ट में जा करके आप देखेंगे 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं, और उनको अच्छे से आप सीखिए। पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम चैप्टर वाइज पढ़ा हुआ है, अच्छे से सीखिए डिटेल में, एक एक वीडियो को देखिए, कंप्लीट करिए, प्लेलिस्ट में जा करके ढूंढिए, और यूपी टेट 2021 के नाम से आपको उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट आता है अब ये सारे पॉइंट्स जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। त्रिभुज की माध्यिका, केंद्रक। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, तो कोई भी त्रिभुज हो, जैसे मैं पहले लिख लेता हूं कि त्रिभुज की माध्यिका। अब देखिए त्रिभुज की माध्यिका क्या होगा, इसको इंग्लिश में पहले क्या बोलेंगे, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल या मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो मीडियंस क्या होंगे, किसी भी ट्रायंगल के जो मीडियंस होंगे, माध्यिका जिसको कहते हैं, वो क्या होगा। तो मीडियन क्या होता है, देखिए ध्यान से, किसी भी त्रिभुज में, कैसा भी त्रिभुज क्यों ना बना हो, त्रिभुज में अगर हम क्या करें, जैसे मैं इसका नेम कर देता हूँ ABC। अब देखिए इसके किसी एक शीर्ष से, जैसे मैंने इस शीर्ष को लिया, और इस शीर्ष, यहाँ 3 होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, आप देख रहे हैं, इनको ABC बिंदुओं को त्रिभुज का शीर्ष बिंदु कहा जाता है। अब देखिए किसी भी एक शीर्ष से उसके सामने की भुजा, जैसे मैं A वाला शीर्ष उठाता हूं तो इसके सामने कौन सी भुजा है, BC भुजा है। अगर मैं B वाला शीर्ष उठाता हूं तो इसके ठीक सम्मुख क्या है, AC भुजा है। अगर C वाला शीर्ष उठाया जाएगा तो C के ठीक सामने क्या है, AB भुजा है। तो कोई भी माध्यिका क्या होती है कि किसी भी शीर्ष बिंदु से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। जैसे मैं इस BC का मध्य बिंदु ले लूं, समझाने के लिए अगर मैं बात करूं कि भाई BC अगर 10 सेंटीमीटर है, तो 5 और 5 पे ये मैं कह दूं कि ये 5 है और ये 5 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हुआ, मध्य बिंदु हुआ BC का। अब अगर ये मध्य बिंदु है और इसको इसके विपरीत शीर्ष से मिला दिया जाए, तो ये जो रेखाखंड इस वक्त आपको दिख रहा है, इसका नाम अगर मैं D कर दूं, तो इस वक्त ये जो AD है, क्योंकि AD ने B और C के ये दोनों पार्ट बराबर हैं, देखिए BD और CD, क्योंकि BD और CD दोनों बराबर हैं, या कह सकते हैं D बिंदु BC का मध्य बिंदु है, यानी BC भुजा का मध्य बिंदु D है, तो इस भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड को ही इस त्रिभुज की माध्यिका कहेंगे। ठीक है, यानी कि माध्यिका इन जनरल, अगर सामान्य रूप से अब मैं आपसे परिभाषा पूछूं तो आप क्या बोलेंगे कि माध्यिका क्या होता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं।
सिंपल सी बात है, अब आप समझ गए होंगे। अब AD यहां पर माध्यिका है। अब यही कार्य अगर मैं ऐसे करूं कि इस B वाले बिंदु से यहां पर मध्यिका करूं तो AC का आधा होना चाहिए। अब देखिए AC, अब ये सब मैं हटा दे रहा हूं, आप समझ ही गए होंगे। अब आप देखिए यहां पर विशेषता यह है कि अगर मैं B से AC पर माध्यिका खींचूं तो A और C भुजा, जो AC भुजा यहां से यहां तक है, इसका मध्य बिंदु पहले पता होना चाहिए। मध्य बिंदु रहा मान लेते हैं। अब इस मध्य बिंदु को हम इस B से मिला दें तो ये भी एक मध्यिका हुई त्रिभुज की। अब इसका नाम हम कर देते E, तो हम ये कह सकते AD, और अब दो मध्यिका आ गई। AD एक मध्यिका थी, देखिए BE दूसरी मध्यिका आ गई। एक मध्यिका और खींची जा सकती। किसी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं तो 3 ही मध्यिकाएं खींची जा सकती है। एक त्रिभुज में मैक्सिमम कितनी मध्यिकाएं बन सकती हैं? 3। अब देखिए ये वाला शीर्ष बिंदु अगर लिया जाए तो हम AB का मध्य बिंदु लेंगे और AB के मध्य बिंदु को इससे मिलाएंगे। तो AB के मध्य बिंदु को जब हम मिलाएंगे, ये देखिए ऐसे, तो ये तीनों मध्यिकाएं आपके सामने आ, D, E और ये आपका F है ना। यहां से देखिए C और F, ये 3 जो नाम आप देख रहे हैं, A से D, B से E, इसने क्या किया, BE ने इनको देखिए बराबर भाग में बांटा। किसको? AE और EC बराबर होंगे। अब इस C से जो मध्यिका इधर आई है उसमें AF और FB ये बराबर होंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर होगा। यहां पर खास बात आपने देखा, ये तीनों क्या है? मध्यिकाएं हैं। ये तीनों क्या है? माध्यिकाएं हैं। इस त्रिभुज की माध्यिकाएं यानी मीडियंस हैं, ठीक। और इसमें और इन तीनों ने क्या किया, AD भुजा ने BC को 2 बराबर भागों में बांटा। किसमें? BD, B से D और D से C, ये बराबर हुआ। पहला पॉइंट यहां से देख रहे हैं। दूसरी मध्यिका BE ने क्या किया, AC को 2 बराबर भागों में बांटा, AE और EC। तो हम ये लिख सकते हैं कि AE बराबर EC हुआ। और तीसरी मध्यिका CF ने क्या किया, AB को 2 बराबर भागों में बांटा, AF और FB। AF और FB, ये आपका तीसरा। तो 3 विशेषताएं यहां से निकल के आई कि तीनों मध्यिकाओं ने अपनी अपने सम्मुख भुजाओं को 2 बराबर भागों में विभक्त किया, ठीक है। अब आप एक चीज और विशेष बात माध्यिका के दृष्टि में देख रहे हैं। माध्यिका की दृष्टि से आप एक विशेष बात देख पा रहे होंगे कि माध्यिका, जितनी भी माध्यिकाएं हैं, ये सभी एक ही बिंदु पर मिल रही है। और मैंने आपको भी फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि जब एक बिंदु से 3 या 3 से अधिक रेखाएं जाएं तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइंस। जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से पास करें तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं, कॉन्करेंट होती हैं। इसका मतलब एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो माध्यिकाएं हैं, इसका मतलब जो माध्यिकाएं होती हैं वो संगामी होती हैं। ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है कि माध्यिकाएं संगामी होती हैं या असंगामी होती हैं, कैसी होती है? तो आप बोलेंगे माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी यानी कॉन्करेंट होती हैं, क्योंकि वो एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं। संगामी होती हैं, जिनको हम कह सकते हैं, संगामी को क्या कहा जाता है? कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। तो ये भी बात आप समझ गए। अब देखिए माध्यिका की विशेषता में आपने देखा कि माध्यिका हमेशा शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाली जाती है और दोनों उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कोई भी माध्यिका, 3 मध्यिकाएं खींची जा सकती। तीनों मध्यिकाएं किसी त्रिभुज की संगामी होती है, क्योंकि वो एक ही बिंदु से गुजरती है। और जिस बिंदु से गुजरती हैं इसका खास नाम होता है, यहाँ पर ये जो कॉमन पॉइंट है, तीनों मध्यिकाएं जहां पर मीट कर रही, मिल रही हैं, तीनों मध्यिकाएं, इसको ही कहा जाता है केंद्रक। माध्यिका आपने समझ लिया। अब केंद्रक, ये पॉइंट केंद्रक, इसको कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखें, जो बिंदु है आप देख रहे हैं, ये बिंदु जहां पर तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, काट रही हैं। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, इंटरसेक्ट करना। वह बिंदु जिसपे तीनों मध्यिकाएं त्रिभुज की एक दूसरे को काटती हैं, उस कटान बिंदु को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं केंद्रक यानी सेंट्रॉयड। इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉयड, हिंदी में कहते हैं केंद्रक। इस पॉइंट को कहते हैं, जो ये आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, ये केंद्रक है। और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रॉयड, या एक और नाम कहा जाता है, कैपिटल G से लिखा गया। इसको गुरुत्व, इस त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहा जा सकता है। ये भी अलग से ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस त्रिभुज के लिए, यानी गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हैं।
किसको? केंद्रक को, इस त्रिभुज के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ से बहुत सारी बातें हो गई, इनको हटा करके मैं एक दो और विशेषताएं आपको मध्यिकाओं की बता देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर देना चाहता हूँ। मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ जाए एक बार तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ढंग से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। माध्यिका के बारे में आप अच्छे से सारी बातें समझ गए होंगे, और थोड़ा एक दो पॉइंट और हम माध्यिका पर चर्चा करेंगे कि त्रिभुज की जो माध्यिका है वो और क्या क्या विशेषताएं होल्ड करती है, उसमें और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इतनी विशेषताएं तो आपने समझ ली होंगी मीडियंस की। अब देखिए मीडियन की और विशेषता क्या होती है। और विशेषता ये होती है कि मीडियन किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में विभक्त करती है। अगर मैं इस ए बिंदु से, शीर्ष बिंदु से इस पर माध्यिका खींचूं तो ये दो भागों में तो इस भुजा को तो बांटता ही है। मैं बोल दूं अगर एक ही माध्यिका भी बना रहा हूं, तीनों नहीं बना रहा हूं, मान लेते हैं कि एडी इस त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है, तो इस माध्यिका ने क्या किया, इस बड़े वाले त्रिभुज एबीसी को दो छोटे त्रिभुज में देखिए डिवाइड किया, एक ये एबीडी और एक ये एडीसी। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा, यानी कि एरिया बराबर होगा। अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, बस सिंपली याद रखिए, लिख लीजिए लैंग्वेज में, कि माध्यिका किसी एक त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त कर देती है। यानी कि इस वक्त जो दो त्रिभुज बन रहे हैं एबीडी और एडीसी, इनका क्षेत्रफल समान होगा, ये बात याद रखें। तो इसी प्रकार से कोई भी माध्यिका, जैसे यहां से भी हम खींचते हैं इस बिंदु से, तो ये इसको बराबर बांटेगी। और ये दो त्रिभुज आपके देखिए यहां पर ई पॉइंट लिखे, तो अब दो त्रिभुज कौन से बने, तो आप देख रहे हैं बीईसी और बीईए, या फिर एईबी, ऐसा कह सकते हैं, है ना। ये भी दो त्रिभुज। अब कभी भी कोई भी माध्यिका ड्रॉ होगी, वो माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। इसका मतलब तीनों माध्यिकाएं एक त्रिभुज को 6 बराबर हिस्सों में बांट सकती हैं, है ना। 6 बराबर क्षेत्रफल की दृष्टि से बराबर हिस्सों में बांट सकती हैं, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए इसने दो भागों में बांटा, तीनों को अगर आप फटाफट अलग से एक नज़र में देखना चाहें तो देखिए, एक ये इसने बांटा, एक ये, और एक ये। आप देख रहे हैं ये दो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें ए बी सी, यहाँ पर ई था, ये ए बी सी, ये डी था, और ये आपका ए बी सी और ये एफ था, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो इस तरीके से आप इनको अलग अलग भी देख पा रहे हैं। और इन्होंने, प्रत्येक माध्यिका ने हर बार त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट दिया। ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज के दृष्टि उसमें भी आते हैं, और ये सब हम आगे सीखेंगे। सर्वांग समता और समरूपता में इस पे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये भी आपने देख लिया। और एक और विशेष बात यहाँ पर आती है, एक विशेष बात ये आती है कि ये जो केंद्र, अब जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जिसको हमने सीखा कि केंद्रक कहा जाता है, ये कैपिटल जी, जिसको हमने इस बिंदु, कटान बिंदु को क्या नाम दिया था, केंद्रक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सेंट्रॉयड कहते हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक। इसको कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। इस केंद्रक की विशेषता ये होती है कि जिस जगह पर इन्होंने माध्यिकाओं को काटा है, वो माध्यिकाओं को विशेष अनुपात में भी काटते हैं। जैसे ए से जी और जी से डी, इसका अनुपात ए से जी, जैसे मैं ए जी की माप बताऊं, और जी से डी, इन दोनों का अनुपात हमेशा 2:1 का होता है। इसका मतलब ए जी डबल होता है जी डी से, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये अगर 3 सेंटीमीटर तो ऊपर 6 होगा, ठीक है, क्योंकि डबल होता है ना। अगर जी से डी 2 है तो ऊपर 4 होगा, अगर जी से डी 5 है तो ऊपर 10 सेंटीमीटर होगा, तभी इनका अनुपात 2:1 बन पाएगा। तो कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा कोई त्रिभुज बना करके और बोल दिया जाए कि इसमें ये माध्यिका है, और आपसे कहा जाए कि अगर ए जी 8 सेंटीमीटर है तो जी डी बताइए, तो आप 4 कर देंगे, ठीक। कभी हो सकता है ये बोले कि जी डी अगर 3 है तो ए जी की माप बताइए, ये एक्स कर दिया, इसको बताइए ए से जी तक, ये वाला हिस्सा ए से जी तक बताइए, तो ये 3 है तो ये इसका डबल होगा, ऊपर 6 हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आपको दिए जा सकते हैं, सिंपल से लैंग्वेज में भी लिख के दिया जा सकता है, डायग्राम में भी दिया जा सकता है।
वो सिर्फ ये चेक करना उद्देश्य होगा कि आपको ये विशेषताएं मालूम है या नहीं मालूम, और ऐसे प्रश्न बनते हैं, बन सकते हैं। इसमें बिल्कुल ना सोचिए कि नहीं ये सब क्वेश्चन नहीं बन सकते, बनते हैं। एक से एक इजी क्वेश्चन, आप इसी को देख लीजिए। 2016 में क्वेश्चन है कि आप कहेंगे क्लास 6 का बच्चा भी इसको बता देगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, ओरल आंसर किया जा सकता है, और वो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आई होप आपको माध्यिका से संबंधित अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको माध्यिका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के सदैव अंदर ही, जो तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है वो त्रिभुज के अंदर ही बनता है, कभी त्रिभुज के बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी बात आप देख पा रहे होंगे, समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट आता है त्रिभुज का शीर्ष लंब। त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के लिए त्रिभुज का शीर्ष लंब, और एक पॉइंट सामान्यतः याद आ रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो माध्यिकाएं होती हैं किसी भी त्रिभुज की, तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, मतलब तीनों भुजाओं का योग, वो हमेशा त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। कभी हो सकता है स्टेटमेंट में आ जाए, तो इसको भी कहीं नोट कर लीजिए कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग उसकी तीनों माध्यिकाओं के योगफल से सदैव बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी बात होगी। आ गया त्रिभुज का शीर्ष लंब। त्रिभुज का शीर्ष लंब जिसको कहा जाता है, जिसको आप बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड, हाइट जिसको कहा जाता है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल यानी त्रिभुज का शीर्ष लंब, नाम से ही कंफर्म है कि जो शीर्ष होता है, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, आपने अच्छे से अभी देखा। जैसे मैं इसको नाम दूं पी क्यू और आर त्रिभुज को, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों शीर्ष है पी क्यू आर। अब मैं शीर्ष बिंदु पी से अगर सामने वाली भुजा पर लंब रेखा खींचूं 90 डिग्री, यहाँ पर देखिए माध्यिका क्या करती थी, सम्मुख भुजा शीर्ष बिंदु से वह रेखाखंड, जो रेखाखंड सम्मुख वाली भुजा को, अपोजिट भुजा को, साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटता था। यहां ऐसा नहीं कि बराबर हिस्सों में बांटेगा, ऑल्दो समबाहु त्रिभुज अगर है तो फिर ये बराबर बराबर बढ़ जाते, वो अलग बात है कि समबाहु त्रिभुज के केस में शीर्षलंब भी माध्यिका के तरीके से कार्य कर सकता है और बराबर बढ़ता है, लेकिन अन्य किसी त्रिभुज में ऐसा नहीं कह सकते। यानी कि शीर्ष लंब के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो सामने वाली भुजा को बराबर बांटे, ऐसा नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि शीर्ष लंब जो होगा हमेशा वो सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री लंब होगा। जैसा कि नाम में ही है कि शीर्ष और लंब यानी परपेंडिकुलर, ठीक, वो हमेशा 90 डिग्री पर आएगा। तो शीर्ष लंब भी त्रिभुज में कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। उसी प्रकार से जैसे मैं ये बोलूं कि ABC त्रिभुज है, तो ये देखिए ये वाला अगर मैं यहाँ पर 90 खींचूं, ये वाला यहाँ पर 90 डिग्री बनाए 90 डिग्री का, ठीक है, ये देखिए 90, और यहाँ से भी हम खींचे, ये भी अगर 90 डिग्री पे आए, तो ये देखिए तीनों कॉमन शीर्ष, तीनों शीर्ष लंब, अगर इसको A, D, E और F ऐसे नाम दिया जाए तो ये भी तीनों शीर्ष लंब है यहाँ पर। ठीक है, तो शीर्ष लंब भी एक ही बिंदु से जाते, ये भी संगामी होते हैं। देखिए जैसे माध्यिकाएं एक ही बिंदु से तीनों लाइनें ऐसे गई थी, तो तीनों लाइनें क्योंकि एक ही बिंदु से तीनों रेखाएं गुजर रही थी, इसलिए ये क्या कही जाती हैं? संगामी रेखाएं, कंकरेंट लाइंस। तो शीर्षलंब भी तीनों एक ही बिंदु पर गुजर रहे हैं, इनको भी कहा जाएगा संगामी रेखाएं। ठीक है, संगामी रेखाएं। और शीर्ष लंब को इंग्लिश में शीर्ष लंब, तो आपको पता चल गया एल्टीट्यूड, ये जो केंद्र बना हुआ है जिसका नाम वहां लंब केंद्र बोला गया, क्योंकि लंब रेखाओं के द्वारा बनाया गया केंद्र है। इन लंब रेखाओं ने केंद्र बनाया है, इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंब केंद्र को। लंब केंद्र आप समझ गए कि लंब रेखाओं के द्वारा जो लंबार्धक है, यहाँ पर जो लंब रेखाएं हैं 90 डिग्री पर जो शीर्ष लंब बने हैं, इन शीर्ष लंबों के द्वारा जो केंद्र मिल रहा है उस केंद्र को ही लंब केंद्र कहा जाता है किसी त्रिभुज के लिए। लंब केंद्र यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये बात भी ध्यान रहेगी अब आपको, और ये संगामी भी है, ये भी बात आपको अच्छे से पता रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब लंब केंद्र अलग अलग त्रिभुज के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे आपने देखा माध्यिकाएं हमेशा त्रिभुज के भीतर बन रही थी, इसमें ऐसा नहीं कह सकते। जैसे न्यून कोण वाला त्रिभुज है, अगर न्यून कोण, ये त्रिभुज कैसा दिख रहा है? न्यून कोण, जिसके तीनों ही कोण कैसे हैं? तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम है। जैसे इसको आप छोड़ दीजिए, इसको भी आप थोड़े समय के लिए, ये त्रिभुज कैसा है? अब आप देखिए ये त्रिभुज अगर
न्यून कोण ही त्रिभुज दिख रहा है। अब इसका एक यहाँ पर देखेंगे शीर्ष लंब, और इसका यहाँ पर देखेंगे शीर्ष लंब, और ये वाला यहाँ पर देखेंगे शीर्ष लंब। अगर हमने तीनों शीर्ष लंब यहाँ पर खींच लिए हैं तो अब क्या होगा कि ये तीनों के तीनों जो शीर्ष लंब है, ये आप देख रहे हैं कि इसका जो ऑर्थो सेंटर बन रहा है, यानी कि लंब केंद्र बन रहा है, वो त्रिभुज के भीतर बन रहा है। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज अगर हुआ और इसका हम ऑर्थो सेंटर खींचे, देखिए, तो अगर मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करें और इसका लंब केंद्र खींचने की कोशिश की जाए, तो देखिए, क्योंकि ये शीर्ष है, इसकी लंब रेखा तो यही हो जाएगी, है ना, ये भी शीर्ष है तो इसकी लंब रेखा भी यही हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि यही, और ये शीर्ष तो स्वयं में है ही। तो अब आप देखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र यही कहलाएगा जो समकोण बिंदु है, जहां पर समकोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज के लिए लंब केंद्र स्वयं लंब बिंदु है, यानी कि जहां पर 90 डिग्री बन रहा है वही हो जाता है, यानी बी पॉइंट ही इसका ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहलाएगा। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र लंब रेखा वाले बिंदु, लंब रेखाओं को जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे, आधार और लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वही बिंदु ही इनका ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र बन जाता है। एक और प्रकार का त्रिभुज आपने देखा था जो कि था ऑब्ट्यूस, अभी आपने सीखा था अच्छे से कि ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण वाला, जो ये आपने सीखा था। इसका क्या होगा, देखिए, इसमें जो लंब केंद्र बनेगा, जाहिर सी बात, इस शीर्ष से 90 डिग्री आपको खींचना होगा ऐसे लंब, इसको आगे इधर बढ़ाना होगा, है ना। इस वाले से अगर आप देखेंगे, इस वाले से अगर आप यहां से खींचते हैं तो 90 डिग्री आपको इधर खींचना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये कहीं बाहर जाकर के एक दूसरे को काट रहे हैं, त्रिभुज से बाहर। तो अगर आप देखेंगे तो अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र है वो त्रिभुज के बाहर बन रहा है, त्रिभुज के बाहर। और इसी प्रकार से कहीं भी आप देखें 90 डिग्री कहीं भी खींचेंगे, जैसे यहां से आप 90 डिग्री चाहे ऊपर ले जा सकते हैं या फिर नीचे ले जा सकते हैं, ठीक, यहां से ऐसे ले जा सकते हैं। कुल मिला के जहां भी होगा वो त्रिभुज के बाहर ही होगा, ठीक है, त्रिभुज के बाहर ही, क्योंकि ये पहला ही आप देख रहे हैं बाहर जा रहा है, बन रहा 90 डिग्री की रेखा। तो इसका मतलब जो अधिक कोण त्रिभुज है इसका लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर, जो समकोण त्रिभुज इसका लंब केंद्र 90 डिग्री वाले कोण बिंदु पर ही है, और इसका यानी कि न्यून कोण के लिए जो लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर है वो त्रिभुज के अंदर बनता है। ये सब बिंदु याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा, इनमें किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ढंग से आप इन बातों को सीख गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इन पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ और विशेष बातें सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट अब अगला आया, कोण अर्धक, कोणों का अर्धक, है ना, और अंतः केंद्र, ठीक है। तो जब कोण का अर्धक करेंगे, कोण अर्धक का मतलब ये है कि एक त्रिभुज मान लीजिए हम बनाएं, ध्यान रखिए यहाँ पर हम क्या देखने जा रहे हैं, कोण अर्धक, कोण का आधा, अर्धक मतलब कोण को आधा दे, जैसे 60 हो और 30 में बढ़ जाए, 70 हो 35 में बढ़ जाए, तो इसका मतलब वो कोण अर्धक हो गए, आधे आधे हो गए। कोण अर्धक यानी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स, कोण अर्धक। और कोण अर्धक क्या होते हैं, किसी भी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, जैसे मान लीजिए ये ABC त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, और इसके कोण को अगर हम आधा आधा बांट दें, जैसे मैं ये कहूँ कि ये वाला कोण आपका 40 डिग्री है, तो मैं यहाँ से एक बीचों बीच से ऐसा रेखाखंड खींचूँ जिसको 2 बराबर भाग में बांट दे, जैसे ये गया, तो ये आप देखिए ऊपर 20 और नीचे 20 भी अगर बांट दिया, तो इसका मतलब इस रेखाखंड ने, जो ये B से और E रेखाखंड है, इस रेखाखंड ने क्या किया होगा, BE रेखाखंड ने इस कोण B को 2 बराबर हिस्सों में बांटा, इसका मतलब अर्धक कर दिया, आधा आधा कर दिया। तो BE इस त्रिभुज की क्या कहलाएगी, कोण अर्धक कहलाएगी। ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करूं, तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि भाई ये वाला जो कोण है, ये आपका, ये वाला कोण आपका मान लेते हैं, चलिए 70 है, ऊपर 70 है, ये 40 है, 130 हो गया, और इसको फिर 50 डिग्री बोल देते हैं, ठीक है। 1 मिनट, 70 40 110 हुआ, तो ये भी 70 हो जाएगा, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक रहेगा इसको, चलो 80 डिग्री कर लेते हैं, 8 4 12, और ये 60 डिग्री कर लेते हैं। ये आपके कोण हो गए। अब अगर मैं यहाँ पर अर्धक खींचूं तो 60 वाले का अर्धक जो जाएगा इस तरीके से, ये 30 और 30 में बांटेगा। 80 वाले का अगर हम अर्धक खींचे तो ये 40 और 40 में बांटेगा।
तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से तीन अर्धक, किसी भी कोण में तीन कोण हो, किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते, तीनों कोणों को आधा आधा बांटने वाली रेखाएं कोण अर्धक कहलाएंगी। तो इस प्रकार से आप जान गए हैं कि एक त्रिभुज के अंतर्गत तीन अर्धक यानी एंगल बाइसेक्टर्स कोण अर्धक बनाए जा सकते हैं, और कोण अर्धक हमेशा किसी त्रिभुज के अंदर बन रहे होते हैं। ठीक है, अंदर आप देख रहे हैं फॉर्म हो रहे बन रहे हैं, और यहाँ से इस त्रिभुज में अगर कोई वृत्त की संरचना की जाएगी तो वो हमेशा अंतःवृत्त कहलाएगा। यानी कि कोण अर्धकों के द्वारा अगर किसी भी वृत्त की रचना त्रिभुज के अंदर होती है तो इस वृत्त को क्या कहा जाएगा? अंतःवृत्त कहा जाएगा, अंतःवृत्त या इन सर्कल कहा जाएगा। ये जो केंद्र आप देख रहे थे, यहाँ से अगर हम इसको दूरी को लेकर के और इस तरीके से अगर हम त्रिभुज की वृत्त की संरचना कर देते तो ऐसे वृत्त को अंतःवृत्त कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वृत्त त्रिभुज के अंदर है इसलिए अंतःवृत्त कहा जाएगा। इन सर्कल, अंतःवृत्त, जिसको नाम दिया जाएगा इन सर्कल। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी ये, इसको हम अंतः त्रिज्या भी कह देंगे, अंतः त्रिज्या भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो, अगर ये त्रिभुज क्या हो? समबाहु हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जो आप त्रिभुज देख रहे हैं यहाँ पर ABC, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, आप याद रखिए, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ये हमेशा होती भुजा बटे 2√3। इसको नोट रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या भुजा बटे 2√3, इतना याद रहेगा। अब इसी तरीके से अब ये हो गया, और अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। ध्यान रखें, कई बार शायद ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कोण अर्धकों के द्वारा जो अंतःवृत्त बनता है वो किसके द्वारा बनता है? कोण के अर्धक के द्वारा या भुजाओं के अर्धक के द्वारा? ऐसे ऐसे टाइप आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं अंतःवृत्त किससे बना है? कोणों के अर्धक के मिलने से, कोण के अर्धकों के मिलने से। और जो कोण जिस बिंदु पर कोणार्धक यानी ये एंगल बाइसेक्टर्स, जैसे BE एंगल बाइसेक्टर्स का नाम यहाँ क्या है? B से E, C से हम यहाँ पर F कर देते हैं और A से D कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कोणार्धक है, कोणार्धकों का नाम इस त्रिभुज के लिए AD, CF और BE है। ठीक है, ये भी बातें याद रखिएगा। इन्हीं के कटान बिंदु को जो यहाँ देखा गया, इसी को कहा जाएगा अंतः केंद्र। अंतः केंद्र भी इसी को कहा जाएगा। ठीक है, इन सेंटर, जिसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर अंतः केंद्र। इस त्रिभुज के अंतर्गत जो वृत्त के अंदर केंद्र बन रहा है ये अंतः केंद्र कहलाता है, जिसको इंग्लिश में इन सेंटर भी कहा जाता है। ध्यान रखें। ठीक है, तो ऐसे सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझें, ध्यान दें, एक एक पॉइंट को ढंग से सीखें। नेक्स्ट, अगला आता है लंबार्धक या परिकेंद्र। अब देखिए लंबार्धक, ठीक है, यहां पर वर्ड आ गया लंबार्धक, यानी कि 90 डिग्री के द्वारा, यानी लंब रेखाओं के द्वारा अर्धक किया जाना, भुजाओं का अर्धक करेंगे इसमें लंबार्धक, जिसको लंबार्धक यानी कि क्या बोलते हैं? साइड बाइसेक्टर्स। ठीक है, ये सब साइड यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कह सकते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कह सकते हैं, जो कि किसी भुजा को विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल की तीन भुजाएं हैं, मैं PQR इसको बोलता हूं, और इसके अर्धक, लंब अर्धक बनाना आपको मालूम है कि किसी भी रेखा का लंबार्धक कैसे बनाया जाता है। ये मान लीजिए एक रेखा खंड आपको AB और इसका लंबार्धक बनाना है, तो आप क्या करेंगे? प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और इस पे नोक रखेंगे और इसकी आधे से अधिक दूरी लेंगे AB की, और एक ऊपर ऐसे चाप, एक नीचे ऐसे, फिर इस बिंदु पर आएंगे और ये इस चाप को ऊपर और नीचे काट देंगे। तो इस प्रकार से उसको ज्वाइन करेंगे। जैसे इस बिंदु पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे ऊपर और नीचे, फिर इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे, इसको ऐसे ऊपर और इसको नीचे ऐसे काटेंगे। इन बिंदुओं को अगर हम मिलाते हुए ऐसे खींचेंगे रेखा तो ये 90 डिग्री पे भी बनेगा और ये बराबर भाग में बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं ABC तो ये AC बराबर BC भी हो जाएगा और 90 डिग्री भी यहाँ बन रहा है। ऐसी स्थिति में इसको लंबार्धक कहा जाएगा AB का। ठीक है, तो ये हो गया। तो आई होप आप
लंबार्धक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ गए होंगे, जो भुजाओं को दो बराबर भागों में भी बांटता है और 90 डिग्री कोण भी बनाता है यहाँ पर। ठीक है, कैसे बनता है ये भी आप सीख गए होंगे। तो अब अगर मैं इनके लंबार्धक बनाऊंगा तो लंबार्धक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे। तो ये जैसे यहाँ पर आधे से अधिक दूरी लेके यहाँ पर कुछ ऐसे और यहाँ पर ऐसे, फिर इसको ऐसे काट दिया जाएगा। तो ये ऐसा कुछ देखिए यहाँ पर एक रेखा जाएगी। इसी प्रकार से इसका लंबार्धक बनाया जाएगा। इसी प्रकार से इस भुजा को आधा आधा करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये। तो इसने तीनों बिंदु यहाँ पर देखिए कुछ बिंदु मिलते हैं और इस प्रकार से ये जो बिंदु मिलता है ये परिकेंद्र कहलाता है। और यहाँ से जब हम इससे किसी भी त्रिभुज की, यहाँ पर इस त्रिभुज पर जो वृत्त की रचना करते हैं, कैसे होता है वो बात का पॉइंट है। तो अब इस सेंटर से जो भुजाओं के द्वारा जो केंद्र मिला है, भुजाओं के अर्धकों के द्वारा, बल्कि भुजाओं के त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धकों के द्वारा, लंबार्धक इनको बोलते हैं। कैसे बनता अभी मैंने बता दिया था बेसिक। तो इस त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धकों के द्वारा जो केंद्र प्राप्त हुआ है त्रिभुज में, इसको कहेंगे परिकेंद्र। क्या कहेंगे, परिकेंद्र। परिकेंद्र को इंग्लिश में कहते हैं, परिकेंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सरकम सेंटर। इस केंद्र के द्वारा अब जब इस पे वृत्त बनाया जाएगा तो वो बाहर बाहर वृत्त जाएगा, ऐसे, है ना। वो वृत्त हमेशा त्रिभुज को बाहरी तीनों बिंदुओं को स्पर्श करता हुआ बाहर बनेगा, इसीलिए ये वृत्त भी परिवृत्त कहलाता है। पहले जो बना था इस वाले कोण अर्धकों के द्वारा, वो अंतःवृत्त बना था, अंतः केंद्र था और अंदर बना था। ये परिकेंद्र कहलाता है। और इस केंद्र से जो बाहर आपकी त्रिभुज की संरचना बनती है उसको हम परिवृत्त कहते हैं। परि मतलब बाहर, वृत्त मतलब सर्कल, जो बाहर सर्कल बने त्रिभुज के, तो परिवृत्त, जिसको हम सरकम सर्कल कहते हैं, सरकम सर्कल कहते हैं, यानी परिवृत्त। ठीक है, तो ये आपका परिवृत्त बना। और इसी तरीके से जो त्रिज्या बनेगी वो परित्रिज्या बनेगी। इसमें जो त्रिज्या बनेगी इस वृत्त के लिए, वो त्रिज्या क्या होगी भाई, परित्रिज्या होगी। जाहिर सी बात है, चाहे यहाँ से यहाँ ले ले या यहाँ से यहाँ ले ले या फिर यहाँ से यहाँ ले ले, ये क्या है, परित्रिज्या है। ठीक है, अगर हम परित्रिज्या की वैल्यू समबाहु त्रिभुज के लिए लिखें तो इसका सूत्र आप नोट कर लीजिए। सामान्य त्रिभुज के लिए नहीं होता, समबाहु त्रिभुज के लिए परिकेंद्र, परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या यानी सरकम रेडियस। सरकम रेडियस अगर फाइंड करना हो कभी, तो ये होगा उस समबाहु त्रिभुज की भुजा को √3 से डिवाइड कर दिया जाएगा, बस ध्यान रहे ये सूत्र होता है। उसको √3 से डिवाइड कर दिया जाएगा समबाहु त्रिभुज की भुजा को। ठीक है, ये हो गया। तो इस प्रकार से सरकम रेडियस या परित्रिज्या, जिसको हम कैपिटल R से लिखेंगे। तो आई होप आप इन सारी बातों को बहुत डिटेल में सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो आया है, और बहुत अब तक उसको तो आपने चुटकियों में सॉल्व कर ही लिया होगा। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, और इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखें। इनसे प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं, पूछे जाते रहते हैं, और इन सभी बिंदुओं को एकदम दिमाग में उतार के रख लीजिए, एक एक पॉइंट को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2 और 3 और 4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण क्या होंगे आपको मालूम है। फिर हम इसको 2x और 3x और 4x मान लेंगे, क्योंकि अनुपात क्या है, 2:3:4। तो माना पहला कोण 2x, दूसरा 3x, तीसरा 4x। सबका योगफल किसके बराबर हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए बराबर 180 रखेंगे। 4 3 7 2 9, देखिए 9x बराबर 180, तो x बराबर 180/9 हो जाएगा भाई। 9 गुणे में, इधर बटे में, 9 1 9, 9 2 18, 20 डिग्री। x का मान 20 डिग्री है, बात खत्म। तो आपको ये पहला कोण क्या होगा, 2x था, 2 गुणे 20 यानी 40। इसी तरीके से 60 और 80 है ना, कोई दिक्कत नहीं। 3 गुणे 20 यानी 60। 4x का मतलब 4 गुणे 20, क्योंकि x का मान 20 आ चुका है, इसका मतलब 80। आप देख रहे हैं 60 40 100 और 80 180 हो भी रहा, तीनों कोणों का योगफल 180 हो रहा। यही इसका मान है, उत्तर है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सी पार्ट में दिया गया है। 2016 में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सोचिए
प्रश्न का कोई स्तर आप नहीं डिसाइड कर सकते, प्रश्न का कुछ भी स्तर हो सकता है, कोई भी लेवल हो सकता है। आप अपनी तैयारी को अच्छे स्तर पर रखें और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर अपना मूल्यांकन करें कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। मनमाने तरीकों से बचें, स्मार्ट स्टडी करें, लोगों के बहकावे में कतई मत आएं। बहुत से स्टूडेंट बच्चे आपको ये कहते चिल्लाते मिलेंगे, बहुत से कोचिंग सेंटर वाले लोग डिफरेंट बहुत भयानक क्वेश्चंस लेके आपके सामने आएंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। तभी तो आपको महसूस होगा कि आप कमज़ोर हैं, आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। उसी का फ़ायदा उठाएंगे और मोटी रकम कमाएंगे। तो बहुत से लोग यही करते हैं। इन्हीं चक्करों में आपको बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब टाइप के प्रश्न करा के वो आपको लगेगा कि अरे ये बिल्कुल बहुत अजीब सी बात है और बहुत यूनिक सी चीज़ पढ़ाई जा रही, क्योंकि आप जिसको आप जानते ही नहीं वो आपके लिए यूनिक है। सोचिए, बहुत पहले आदिमानव काल में जब जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तो लोगों को नहीं पता था आग क्या है, लोगों को नहीं पता था कि ये जो बादल गरज रहे हैं इसमें जो बिजली उत्पन्न हो रही है ये कितनी खतरनाक है, क्या है, या हम इससे आसानी से बच सकते हैं क्या। भागते लोग, डर के इधर उधर भागते थे, आग भी देख के लोग भागते थे, क्योंकि जब तक हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है तब तक हमारे लिए वो चीज़ अजीब ही है और वो हमको लगता है कि ये पता नहीं कितना बेहतर है या कितना बुरा है। दोनों स्थितियां सोची जा सकती हैं। ध्यान रखें कि लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। आप सदैव अपनी तैयारी, अपना मूल्यांकन अपने पाठ्यक्रम के अनुसार करें, जो आपको पाठ्यक्रम दिया गया। दूसरा, उन चीज़ों को आप अपने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से मेल करें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जितना अधिक ज्ञान बटोर सकें बटोरें, आपकी जितनी क्षमता है। लेकिन ये भी उतनी अच्छी बात है कि आप कम समय में लिमिटेड और अपने सिलेबस पाठ्यक्रम को सीखें, जानें, ताकि आप सक्सेस पा सकें, सफल हो सके। ठीक है, तो बहकावे में ना आए, चाहे वो कोई फ्रेंड हो या कोई कैसा भी बच्चा हो या कोई भी टीचर हो, आपको कुछ भी समझाए ये होगा वो होगा, इस बार तो पेपर बहुत खतरनाक होने वाला, बहुत टफ होने वाला है। क्या उनको गवर्नमेंट ने या जिसने भी पेपर बनाया, क्या उनको आकर के बता दिया है? आपको बता दिया है या हमें बता दिया? किसी को कुछ नहीं पता है। तो फर्जी कयास आप कुछ भी लगाते रहे, कुछ भी सोचते रहे। लोग ऐसे ही बहकाने वाले लोग होते हैं, भड़काते रहते हैं। ना वो स्वयं कार्य करेंगे ना आपको करने देंगे। आपको डिलेमा में हमेशा आपका मस्तिष्क इन्हीं विचारों में लगा रहेगा और आप अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आप बेहतर है अपना मूल्यांकन स्वयं करें। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप अपने आप को जितना बेहतर जानते हैं उतना बेहतर दूसरा कोई नहीं जानता। बस आप सब में मैंने एक विशेष बात देखी है आज के समय में कि आप लोग अध्ययन कार्य को बहुत ही सीमित समय के अंतर्गत करना चाहते हैं। मतलब जब परीक्षा बिल्कुल निकट होती है, सिर पर होती है, तब आप सब मंडराने लगते हैं और भयानक तरीके से परीक्षा की तैयारी में लगते हैं, लेकिन पूर्व से ही तैयारी नहीं करते। अभी से जो बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे वो 2 महीने बाद बेहतर करेंगे, 1 महीने बाद बेहतर करेंगे। कुछ लोग 10 दिन 5 दिन पढ़ना चाहते हैं, पूरा दिन रात एक करना चाहते हैं, वही धोखा खाते हैं और वही लोग सफलता नहीं पाते। हमेशा ध्यान रखिए, सफलता वही पाएगा जिसने मेहनत की होगी, जो हमेशा पढ़ेगा, हमेशा सीखेगा और सीखने की प्रक्रिया को अनवरत जारी रखेगा, वही सफल होगा और आगे नाम कमाएगा। ध्यान रखें, मेरी बात को ध्यान से समझें। हमेशा पढ़िए, हमेशा सीखिए, सीखते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।